बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A horse is a very useful and domestic animal. It is a strong animal and a good companion as well as a good friend of human being. Horses have a very special role in the history of mankind. और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक के अंदर सूरह आदियात की पहली 6 आयत के अंदर घोड़ों की कसम खाते हुए फरमाया, वलआदियाति दबहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है. इन सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नेल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर इसमें गर्द उठाते हैं, फिर इस वक्त दुश्मन की फ़ौजों में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का एहसान नाशनास और नाशुक्रा है. Respected coordinator and all the panel members, Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying good health. I am Abdul Wahab Khokhar and I am going to present my final year presentation about my internship in equine sector. It is at Lahore Polo Club. If I talk about the Lahore Polo Club, it is one of the oldest clubs in the world. It is comprised of 3 grounds, but the oldest and the most historical ground is called as the Aibak ground, that was built in remembrance to the 13th century king of Delhi, Sultan Qutbuddin Aibak, who died in 1210 when his horse fell while playing polo in Lahore. It has its own attached veterinary hospital that is called as Lahore Polo Vet Hospital. Lahore Polo Club has its own riding school that give classes on horse riding. लाहौर पोलो क्लब का जो अटैच क्लिनिक है लाहौर पोलो वेट हॉस्पिटल, ये बेसिकली राइडिंग स्कूल और पोलो के घोड़ों को ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है. पोलो या राइडिंग स्कूल के घोड़ों को अगर कोई मसला हो जाता है या उनको इंजरी हो जाती है या फिर उनके अंदर कोई कंडीशन आ जाती है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह की जितनी भी मतलब ज़िम्मेदारियाँ ये लाहौर पोलो वेट हॉस्पिटल पूरी कर रहा है. इस हॉस्पिटल की जो टीम है वो ऐसे है कि डॉक्टर हामिद अकबर साहब जो हैं वो एज अ सीनियर कंसल्टेंट और इंचार्ज के तौर पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि क्लिनिक इनके अंडर ही है. डॉक्टर फ़याज़ अहमद जो हैं वो एज अ वेटनेरियन काम कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं अब्दुल वहाब खोखर जो यहाँ पर फाइनल ईयर इंटर्नशिप करने गया था, मैंने यहाँ पर एज एन अंडर ट्रेनिंग वेटनेरियन के तौर पर काम किया फ्राम February 2020 to June 2020. My work and learning at Lahore Polo Vet Hospital is following. I examined animals to determine the nature of disease and injuries, educated animal owner regarding feeding, general care, medical condition and treatment options. I have learned drug administration in equines via per oral route, subcutaneous and intramuscular route, treated animals in both routine and emergency conditions. I have performed diagnostic tests for polo and riding school horses like blood, fecal examination and antibiotic sensitivity test. Perform surgical operations like castrations, fracture repair, basic growing and internal fixation, dog bite, wound management and care. I have also learned tendon scanning for the diagnosis and treatment of lameness, conducted routine inventories of supplies and equipments. I have looking at the stock of the Lahore Polo Vet Hospital. I have provided extension work at farms and SPCA Lahore. अपने इंटर्नशिप के दौरान मैंने जो काम किया, जितना सीखा, जितना प्रैक्टिस किया, मैं वो बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं एग्ज़ामिनेशन से स्टार्ट करता हूँ. एग्ज़ामिनेशन में भी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है वो है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, जो TPR जिसे कहते हैं. तो ये जो है ना सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो टेम्परेचर जो है एक अडल्ट हॉर्स का 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है. पल्स जो है 28 to 44 बीट्स पर मिनट तक जाती है, और जो उसकी रेस्पिरेशन है वो 10 to 24 बीट्स पर मिनट तक होती है. और म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी एक वाइटल साइन है, तो वो भी देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मॉइस्ट होती है, हेल्दी पिंक कलर की होती है. न्यू बॉर्न जो फोल होते हैं यानी कि जो घोड़े के बच्चे होते हैं उनका जो है ना TPR ज़रा वेरी करता है. लाइक टेम्परेचर जो है उनका 99.5 से 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, लेकिन जो पल्स है उनकी 80 to 100 तक भी अंडर 80 to 100 बीट्स पर मिनट तक जाती हैं, जबकि अडल्ट की 28 to 44 तक पल्स रहती है. रेस्पिरेशन 20 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट तक होती है एक न्यूबॉर्न फोल की. ठीक हो गया.
और टेम्परेचर जो है ना हम डिजिटल थर्मामीटर से पर रेक्टल रूट से लेते थे और हैं। और जो रेस्पिरेशन है वो हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी और उसके अलावा वाया यूजिंग ऑस्कल्टेशन उससे भी हम लोग फाइंड कर लेते थे। सेकंड थिंग इज़ हूफ लिम्ब एंड लेमनेस एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इक्वाइंस कि आपको हूफ लिम्ब और लेमनेस जो एक पूरा सब्जेक्ट है उसका पता होना चाहिए। नो हूफ नो हॉर्स, अगर उसका मतलब हूफ फारग तो घोड़ा भी फारग। यानी कि यार हम लोग जो है ना चेक करते थे कि हूफ के अंदर कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं आई हुई, उसके अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा, कोई इसकी हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई, नेक्रोसिस तो नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा गंद की वजह से जो है वो कहीं डीजनरेट तो नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई मैगेट वूंड का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ। ये चीज़ें जो है ना सारी हम मॉनिटर वगैरह करते थे। और दूसरा लेमनेस की जो एग्जामिनेशन है वो हम ऑब्वियसली सबसे पहले जो है ना घोड़े को चला के देखते थे कि वो किस टांग से लेम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है ना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और बनाते थे भी और बनाते हैं। और इसके अलावा जो है लिम्ब की एग्जामिनेशन में जो है ना बेसिकली या ना ये जॉइंट्स की जो है ना एग्जामिनेशन कि कहीं कोई जॉइंट जो स्वेल तो नहीं हुआ। बड़ी कंडीशंस आती हैं ये हॉर्स के अंदर कि जॉइंट जो है ना इनका स्वेल हुआ है, या इधर हाइग्रोमा की वजह से हुआ होता है, या इटसेल्फ ही जो है ना जॉइंट जो है वो एरिया हार्ड हुआ होता है, या फिर उधर कोई क्या है ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह की कंडीशन जो है कोई भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मतलब एग्जामिनेशंस के अंदर आता है इनिशियली। एग्जामिनेशन की बात चल रही है तो इसके अंदर जो है ना ओरल और डेंटल एग्ज़ाम भी आता है, ये भी जो है ना करना बड़ा ज़रूरी होता है। ओरल एग्ज़ाम भी बेसिकली उसके अंदर ये देखना होता है क्या इधर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह वो कहीं उनका कलर जो है चेंज तो नहीं हुआ, एनीमिक तो नहीं हुई, या पेल तो नहीं है, या जॉन्डिस तो नहीं है, या कोई और वो क्या कहते हैं टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से जो है वो कंजेशन या हेमरेजिक तो नहीं हुई। ये चीज़ें भी मतलब मॉनिटर की जाती हैं ड्यूरिंग ओरल एग्ज़ाम। उसके अलावा कोई इसमें से गंदी स्मेल तो नहीं आ रही, और इसके अलावा कोई लीजन तो नहीं उसके मुंह में बने हुए जिसकी वजह से जो है ऑफ फीड हो गया हो या परेशानी आ रही हो। दांतों का भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इक्वाइंस के जो है ना हम इससे हम एज भी जो है भाई हम डेंटिशन हम फाइंड करते हैं। और उसके अलावा जो है एज की जो डेंटिशन है वैसे ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। 5 स्टेप्स होते हैं या 5 कंपोनेंट्स होते हैं डेंटल एग्ज़ाम के, जिनमें सबसे पहले एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन होता है, दूसरा ओक्लूजल एलिवेशन होती है, तीसरा पेरियोडोंटल टिश्यू इवेल्यूएशन होती है, और उसके अलावा जो एंडोडोंटिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी इवेल्यूएशन, और एट दी एंड जो ओरल सॉफ्ट टिश्यू इवेल्यूएशन। ये 5 चीज़ें जो है ना हमने इस इक्वाइन डेंटल एग्ज़ाम के अंदर हमने करनी होती है। और फिर थर्ड डायलेट जो है ये भी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है कि इससे जो है ना हम काफ़ी कंडीशन जो है ना हम फाइंड कर लेते हैं। लाइक अगर वो क्या कहते हैं पेल हुई हुई है तो जॉन्डिस है, अगर वाइट हुई हुई है तो एनीमिक है। उसके अलावा अगर वो उसके अंदर स्पॉट से बने हुए हैं तो हम लोग जो है ये कह सकते हैं, और क्लिनिकल साइंस के बेस के ऊपर भी हम ये असेसमेंट करते हैं। तो लेकिन ये है कि इनिशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है थर्ड आईलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आंखों में अगर वो हेमरेज वगैरह तो हम कह सकते हैं कि इसको एंडोटॉक्सिन्स वगैरह एंडोटॉक्सीमिया हुआ है या वो कुछ ना कुछ हुआ है। और रेक्टल एग्जामिनेशन जो है हम परफॉर्म किया फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फीकल कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ कॉलिक। और इसके अलावा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए भी जो है ये रेक्टल एग्ज़ाम करते हैं, और ये बहुत डेलिकेट प्रोसीजर होता है इन केस ऑफ इक्वाइंस। इट इज़ नॉट दे आर नॉट लाइक बवाइंस कि आप जो हो हाथ डालो और जो मतलब मैनिपुलेट कर लो, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना काम बहुत डेलिकेटली करना पड़ता है, वेरी डेलिकेट म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और उसके अलावा जो है ना प्रॉपर लुब्रिकेशन ग्लव्स के अपनी स्लीव्स के ऊपर करनी पड़ती हैं उसके अंदर हाथ डालने के लिए, अदरवाइज़ जो है कॉम्प्लिकेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं रेक्टल एग्ज़ाम्स के अंदर। इसलिए जब भी रेक्टल एग्ज़ाम करें वेरी थॉरली करें, वेरी केयरफुली करें इक्वाइंस के अंदर। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स मैंने जो है सीखी, प्रैक्टिस की, जिनमें सबसे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ जाता है। तो वो जो है ना हम नेक रीजन के ऊपर भी लगाते हैं, नीचे ये
ब्रिस्केट वाइज पेक्टोरल मसल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, बटक में भी लगा सकते हैं, बैक साइड पे। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो होता है मेथड ये नेक के ऊपर, नेक के ऊपर जो है ना लगाते हैं, यहाँ पर मसल मैस अच्छा खासा होता है। और दूसरा जो है ये ऑस्कॉक्सी, ये जो इलियम है, इलियम के ऊपर जितना मसल मैस होता है ना ऊपर वाली साइड पे, तो उधर भी जो है ना हम ये इंट्रामसलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो नेक के ऊपर जो है ना हम बहुत ध्यान से लगाते हैं इंजेक्शन पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तो ताकि जो है ना वहाँ पर नेक एब्सेस के चांसेस ना बने कि ज़रा सी फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन होगी बस काम डाल गया। और उसके बाद इंट्रापल्पेब्रल इंजेक्शन जो है वहाँ पर हमने सीखे, प्रैक्टिस की, मिलियन टेस्ट बेसिकली करते हैं। प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है वो हम इंट्रापल्पेब्रल इंजेक्ट करते हैं 24 आवर्स के बाद, वहाँ पर हम स्वेलिंग देखते हैं फॉर द स्क्रीन ऑफ ग्लैंडर्स। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी और इंट्रावेनस इंजेक्शंस ये भी मैंने वहाँ पर सीखे और प्रैक्टिस की है, अपना हैंड्स ऑन इन पर भी सीधा किया, कैसे ड्रिप लगाते हैं। और उसके अलावा जुगुलर वेन के अंदर जो है हम ये कैसे आईवी फ्लूइड थेरेपी करते हैं सारा, और ये आईवी जुगुलर वेन के अंदर ही हम आईवी इंजेक्शन कैसे लगाते हैं ये भी सीखा। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ है वो एक नई चीज़ जो मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस की वो थी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यानी कि हम जॉइंट के अंदर अगर वो स्वेलिंग वगैरह हो तो वहाँ पर हम लोकल एनेस्थेटिक और स्टीरॉयड का एक कॉम्बिनेशन बना के जो है ना वहाँ पर हम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो स्वेलिंग जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती रहे। ये भी एक बड़ी अच्छी और प्रैक्टिसिंग टेक्निक है और इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं अगर इसको अच्छे से किया जाए तो। अब अक्सर उधर वहाँ पर केसेस आ जाते हैं जैसे थैलेरियोसिस, बेबीजियोसिस या पायरोप्लाज्मोसिस का केस आ गया। उसके लिए हम लोग जो है ना वो हम ब्लड सैम्पलिंग या ब्लड कलेक्शन भी करते होते थे ताकि हम उसका टेस्ट करके उसका डायग्नोज कर सकें इधर उसको वाकई ये इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन साइड है ब्लड कलेक्शन की एडल्ट हॉस्पिटल वो जुगुलर वेन ही है, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव साइड्स हैं इफ़ जुगुलर वेन इज़ नॉट वर्किंग तो हम ये जो है हेड के अंदर जो वीनस साइनस है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेटरल थोरेसिक वेन और सेफनेस मीडियल सेफनेस वेन ये भी हम यूज़ करते हैं ब्लड सैम्पलिंग के लिए, लेकिन जुगुलर वेन ही जो है ना पहला मतलब कह लें सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंडमार्क है। और दूसरी चीज़ मैंने जो वहाँ पर सीखी है नर्व ब्लॉकिंग। नर्व ब्लॉकिंग जो है ना ये बेसिकली अगर लेमनेस है ना घोड़े के अंदर और उसको आप लोकल एनेस्थेटिक लगा दें उस एरिया में जिस एरिया में पेन है टांगों में, वो लेम है घोड़ा, तो ये है कि एक टाइम के लिए जो है ना वो पेन जो है ना डिसअपीयर हो जाती है और घोड़ा जो है ना वो ज़रा बेहतर फील करने लग जाता है। चार तरह के नर्व ब्लॉक्स होते हैं कौन से, जिनमें एक पाल्मर डिजिटल नर्व ब्लॉक होता है, अब एक्सियल सिस्मॉइड नर्व ब्लॉक होता है, कॉफिन जॉइंट नर्व ब्लॉक होता है और नेविकुलर बर्सा ब्लॉक होता है। देखिए जी एक चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि घोड़े के साथ काम करना चाहता है उसको आनी ही आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसने ये काम किया ही नहीं अगर उसने जो है ना एक बार पास करके उसके नोज़ ब्लीडिंग नहीं कराई घोड़े की। तो खैर ये एक बहुत मज़े की टेक्निक है और ये हम लोग जो है ना मतलब उसकी जो इंडिकेशंस हैं वो ये है कि अगर स्टमक एम्प्टी हो मतलब गैस्ट्रिक लवाज अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो वो भी हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर उसको इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स वगैरह को पूरा मिक्सचर बना के बड़ी अमाउंट में अगर देना चाहते हैं, ओरल मेडिकेशन करना चाहते हैं तो हम ये ट्यूब पास करके जो है ना हम कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर भी जो है ना गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए हम ये नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन यूज़ करते हैं। This is something new that I have learned at Lahore Polo Club, that is tendon scanning. टेंडन स्कैन भी बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है और ये एक वर्कशॉप हुई थी लाहौर पोलो क्लब के अंदर ही। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने पेट सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके और इसकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी वो थी डॉक्टर शैला गुल बुखारी। उन्होंने जो है ना ये पूरी की पूरी वर्कशॉप और उनकी टीम ने पूरी की पूरी वर्कशॉप जो है ना 2 डेज़ की ये एग्जीक्यूट की थी और अरेंज की थी और इसके जो है ना मैंने मतलब अटेंड भी किया था। और मतलब तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने एक टेंडन को जो है उसका स्कैन देखा और वो अब नॉर्मल टेंडन कैसा होता है, नॉर्मल टेंडन कैसा होता है, तो ये भी चीज़ जो है ना उसमें देखी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक दैट आई हैव सीन इन पाकिस्तान। जब ये फ्रैक्चर का केस आया था तो
तो इसका जो है ना हमने एक्सरे करवाया इधर युवास आके, तो पता चला कि इसका जो लेटरल मेटाकार्पल डिस्टल एस्पेक्ट वो जो है ना उधर फ्रैक्चर आया हुआ है। तो इसकी जो है ना डॉक्टर हामिद अकबर और पूरी पोलोवेट टीम ने ये फैसला कि इसकी हम जो है ना स्क्रूइंग करेंगे। तो इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली स्क्रूइंग की और सर्जरी वगैरह की। तो ये एट दी एंड जो है ना ये ठीक हो गया था, लेकिन ये ठीक करने के लिए हमने इसकी जो है ना कि 4-5 हफ्ता पोस्ट ऑप किए, फिर जाके ये जो है इस काबिल होता कि ये काम कर सके। अच्छा, पोलो क्लब में रहते हुए मैंने मतलब उधर कुछ विज़िट केसेस भी किए, मेरी कंसल्टेंसीज़ भी जो है ना वो भी प्रोवाइड की, क्योंकि ये भी मेरी कहने ड्यूटी का हिस्सा था कि जो भी कोई कंसल्टेंसी केस आता है वो मैंने देखना है। तो 2 केसेस हैं जो कि मैं इधर दिखा रहा हूँ, मतलब जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। एक कॉले का केस है और एक पोनी का केस है। दोनों ही जो है ना बेदिया फार्म पे हैं। एक एम फार्म पे था, एम फार्म पे थी ये पोनीस, और जो घोड़ा है ये एसएस फार्म के ऊपर है। तो पोनी का जो था ना बेसिकली वो उसको फ़ीवर थी, ऑफ फीड थी, और उसकी डिवर्मिंग भी करनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनर। और दूसरा फिर इसका जो है ना फ़ीकल और ब्लड पैरासाइट टेस्ट करवाया। तो मज़े की बात ये निकली कि फ़ीकल टेस्ट जो था ना वो पॉजिटिव निकला, लेकिन ब्लड टेस्ट जो था ना वो नॉर्मल था, फिर सीबीसी नॉर्मल थी। तो फ़ीकल टेस्ट जो था ना वो पॉजिटिव फॉर गैस्ट्रोडिस्कस पॉजिटिव था ये पोनी का जो केस था। तो फिर हमने जो है ना इसको डिवर्मिंग भी की बाय यूजिंग ऑक्साफैक्स के अंदर बेसिकली ऑक्सीक्लोजानाइड भी होता है, ऑक्सफेंडाजोल भी होता है और कोबाल्ट क्लोराइड होता है, 3 चीज़ें होती हैं। और जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, या कह लें जो इफ़ेक्टिव है गैस्ट्रोडिस्कस के केस में, गैस्ट्रोडिस्कस बेसिकली जो ट्रामाटोड ए फ्लूक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ऑक्सीक्लोजानाइड है। तो वो थी उसके अंदर, तो वो हमने इसको पिलाई और ये थी। फिर उसके बाद इसकी जो है ना काफ़ी मतलब बेहतर हो गई फिर पोनी। और बाकी हमने जो है ना इसकी रूटीन ये 2-3 दिन ये केस की है, और उसके बाद ये नॉर्मल और मतलब रिकवर कर गई थी। फिर उसमें फ्लूइड थेरेपी भी की, उसको हमने इंसेट्स दिए, विटामिन एंटीबायोटिक्स भी दिए, ताकि जो है ना ये नॉर्मल हो जाए। कॉलिक जो है ना ये घोड़े की जो है ना एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, और जैसे ही इनिशियली लगे ना पता कि ये चलो जी घोड़े को जो है ना पेट का दर्द हो गया है, तो फ़ौरन से जो है ना बंदे को वेटनेरियन को बुलाना चाहिए, और फ़ौरन जो है ना इसको सबसे पहली एनसेट जो है ना लगानी चाहिए, ताकि जो है ना वो रिलैक्स हो। या कोई हायोसिन ड्रग जैसे नोस्पाफोर्ट है वो भी हम दे सकते हैं, वो भी देते हैं, ताकि जो है ना उसको जो दर्द है वो पहले कम हो। बाकी जो एसएस फार्म के ऊपर केस था ये वाला, मतलब ये था कि फीसेस जो थे ना इसके फंस गए हुए थे, ये पास नहीं कर रही थी। तो लंचिंग वगैरह करवाई, उसके वॉकिंग वगैरह करवाई, तो स्टिल पहले नॉट वर्किंग। फिर उसके बाद इसको जो है ना हमने अच्छा खासी इसकी फ्लूइड थेरेपी भी की है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक लवाश पहले की है, ताकि जितने भी अंदर के कंटेंट हैं पीछे वो सारे जो है ना ट्यूब के थ्रू निकल जाएँ। फिर उसके बाद हमने इसको अबाउट 4 लीटर तक जो है ना इसको ऑयल हमने पिलाया है, और पैराफिन भी साथ ही, और उसके अलावा हमने लुब्रिकेशन भी की। तो ये था कि आफ्टर गिविंग द मेडिकेशंस, और मेडिकेशंस के बाद जो है ना इसने थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू की। फिर उसके बाद जो बाकी काम था वो सारा लंचिंग और वॉकिंग के ऊपर ही था। तो वो इनके जो हमने सही से उनको जो है ना कह दिए कि आप जो है ना इसको आज पूरा दिन जो है ना ये वॉकिंग करवाएं या लंचिंग इसको करवाएं, ताकि इसके जो है ना ये फीसिस खुल जाएँ किसी तरह करके। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि खुल गए इसके फीसेस और ये ठीक हो गए। वोन मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इक्वाइंस, क्योंकि ये खेलते रहते हैं, ज़ख़म इनको लगते रहते हैं, तो उसकी भी जो है ना मैनेजमेंट बंदे को आनी चाहिए। और ये मैंने जो है ना वहाँ पे प्रैक्टिस भी की और सीखी भी। तो सबसे पहला जो है ना सर्जिकल डिब्राइडमेंट वाला, ये बिल्कुल जंक्शन ऑफ बैक एंड लॉइन के ऊपर जो है ना ज़ख़म सा बन गया हुआ था बिल्कुल। अब ये हुआ ये था कि इसके ऊपर सैडल पड़ी होती थी, सैडल भी पता नहीं वो ख़राब हो गई थी, उस वजह से ये ख़राब ये मतलब ऊपर ज़ख़म बन गया, और ये बाद में जो है ना दीवार के अंदर भी लगी है इस एरिए से। तो ये केस काफ़ी पुराना था, यानी कि मेरी इंटर्नशिप जो है ना ज्वाइन करने से भी पहले का। तो इसके ऊपर जब काम स्टार्ट किया ना, तो पहले पुराना ज़ख़म जो है ना उसको ज़रा फ्रेश किया डिब्राइड करके, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की। तो फिर ये है ना फिर एट दी एंड जो है ना ये
रिकवर कर गया, और इट टेक्स अबाउट कोई 1.5 मंथ्स लग गए थे कि ये जो है ना फिर कि जाके इसको जो है ना ज़ख़म भरा था इसका। फिर डॉग बाइट वूंड है, ये SPC के ऊपर आया था, और ये भी बहुत सीवियरली जो था ना, वैसे जैसे कहते हैं बस इसको यूथेनाइज़ कर दो, और रिकमेंड भी करते थे कि यूथेनाइज़ ही करें, लेकिन अगर उन्होंने नहीं करवाया तो ये डॉग बाइट वूंड जो है ना भी ट्रीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो गया था एट दी एंड। लेकिन इस पर भी कोई 2 महीने लगे थे इस पूरे ज़ख़म को भी ठीक होने में, और 2 महीने जो है इसका ट्रीटमेंट चलाया था बाय यूजिंग डोनेशन और जिस तरह भी है। और आखिर में जो है ना ये एक्सीडेंटल वूंड आ जाता है। एक्सीडेंटल वूंड अब ये केस ऐसे था कि क्या था, एक घोड़ा सामने से आ रहा, दूसरा घोड़ा ये था, दोनों ने टक्कर मार दी, खुद को ज़ख़म बन गया। तो बाद में इसके ऊपर जो है सुचरिंग वगैरह की और इसकी जो है ना मैनेजमेंट की, तो ये भी जल्दी ठीक हो गया था। इनिशियली अगर देखा जाए ना तो इक्वाइन इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतनी ही अच्छी जो है घोड़े की हेल्थ भी होगी और घोड़े की परफॉर्मेंस भी होगी। तो जो स्टेबल मैनेजमेंट के अंदर जो है ना आ जाता है ना, जो पॉइंट्स आ जाते हैं उनमें ये है कि घोड़े को जो है ना मुकम्मल फीडिंग और उसका जो है ना वाटर की सप्लाई उसे मिलनी चाहिए, और उसको जो है ना प्रोटेक्शन, केयर और सेफ्टी के भी जो है ना मिलनी चाहिए घोड़े को। प्रॉपर बेडिंग उसे मिले, मतलब बेडिंग हम जो है ये वुड शेविंग को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये बेडिंग जो है ना मतलब ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसको जो है ना डेली चेंज भी करते रहें, ताकि वो इट डजेंट अफेक्ट दी हूफ बेसिकली। सॉफ्ट फ्लोर प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली हम जो है ना ये इसको बेडिंग दे रहे हैं। फिर उसके अलावा क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन स्टेबल के ऊपर जो है ना एक असूल बना रहे उतना ही अच्छा रहेगा। और हॉर्स टैक यानी कि जो हॉर्सेस के वो इक्विपमेंट्स जो कि लाइक ये राइडिंग के लिए जैसे पहनते हैं सैडल्स वगैरह, तो वो भी ऐसे मटेरियल के बने हो जो कि घोड़े को जो है ना इंजर ना कर दें, लाइक लेदर के बने हो, फोमी हो, मतलब घोड़े को जो है ना वो इंजर ना करें। तो अगर वो इंजर हो जाए तो फिर जो है ना घोड़े की परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। कोविड-19 के बाद जो था पोलो क्लब में जो है ना हमें छुट्टियां हो गई, राइडिंग बंद हो गई, गेम्स बंद हो गई, सब कुछ ही जो है ना तबाह हो गया। तो उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने जो है ना कोर्सेरा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसका जो है ना बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये जो है ना कोर्सेरा के मैंने ये 2 इक्वाइंस के जो है ना कोर्सेज़ किए हैं, जो कि इक्वाइन वेलफेयर मैनेजमेंट UC डेविस की तरफ से थी, होर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। ये वाले जो है ना मैंने उससे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यानी क्वारंटाइन कह लें, या फिर उस टाइम पे जब कोरोना बिल्कुल ही नया नया स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मैंने फिर ये कोर्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। और उस दिनों में जो है ना सिर्फ हमें ये था कि एमरजेंसी केसेस कोई होता था तो वो हम सिर्फ जाके ट्रीट करते थे, बाकी जो है ना मतलब जो जनरल केस है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। एमरजेंसी केसेस के लिए जो है ना फिर हमने ड्यूरिंग कोविड-19 ये हमने खोल दिया था। फिर उसके बाद जो है ना जैसे जैसे हालात अब ज़रा थोड़े बेहतर हैं, तो अब जो है ना क्लिनिक अब इन रनिंग है। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो मैं इक्वाइन को ही एज अ करियर पाथ आगे मैं लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी फाइनल इंटर्नशिप भी इक्वाइंस के अंदर नहीं की, मैंने अपनी प्री इंटर्नशिप्स भी इक्वाइंस के अंदर की हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे जो है ना इन फ्यूचर भी मैं इसी में ही आगे परस्यू करूँ, और इस फील्ड को जो है ना पाकिस्तान में और अच्छे लेवल पे लेके आऊँ। जो भी इसके हाल है इससे बेहतर हालत में मैं कहता हूँ इस फील्ड को मैं सर्व करूँ। ऑब्वियसली मैं जो जॉब करना चाहूँगा आफ्टर इन फ्यूचर, लेकिन अगर एमफिल करता हूँ ना तो जिस चीज़ में मैं इस टाइम खुद को डेफिशिएंसी फील करता हूँ वो है ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसके लिए जो है ना मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला। बेशक मैं प्री इंटर्नशिप्स की हैं, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन के वजह से मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो अगर एमफिल करूँ तो थ्योरी में करूँ, और दूसरा मज़ीद अपने हैंड्स ऑन को और बेहतर करने के लिए सर्जरी। तो ये है मेरा फ्यूचर गोल, लेकिन स्टिल एम्स हाई रखने चाहिए, क्योंकि इक्वाइन है, रॉयल फील्ड है, तो थिंक लाइक अ रॉयल पर्सन। एट द एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन अ लॉट। ज़्यादा बोर नहीं हुए होगे। बाकी मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बिजी स्केजुअल में से टाइम निकाल के मेरी प्रेजेंटेशन को सुना। मे अल्लाह ब्लेस यू अ लॉट। और ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी टुवर्ड्स इक्वाइंस।
होपफुली यू हैव लाइक दैट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।